सबको नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे पर्यावरण में पर्यावरण एवं पारिस्थितिक तंत्र। इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे पर्यावरण क्या है, पारिस्थितिकी एवं जैव विविधता से संबंधित प्रश्न को हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें देखेंगे कि सीटेट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो भी अदर स्टेट में भी जो भी टेट एग्जाम हुए हैं कैसे प्रश्न पूछे गए हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसको पूरा हम लोग डिस्कस करते जा रहे हैं कि प्रत्येक एक क्वेश्चन का जो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे उसमें भी आपको बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कहता है कि निम्नलिखित में से पेट्रोलियम का सही अभिलक्षण चुनिए। यहाँ कौन सा पेट्रोलियम का सही अभिलक्षण है? ऑप्शन देखिए। कहता है कि बदबूदार पतला पीला द्रव, है ना। बदबूदार होता है यानी इसका बदबूदार सेंट आता है और पतला होता है और पीला द्रव होता है। दूसरा कहता है अच्छी गंध का पतला और नीला रंगीन द्रव होता है। ठीक है, बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल पदार्थ होता है, यानी बदबूदार गाढ़ा और गहरे रंग का तेल होता है। तो इसका सही आंसर यहाँ देखिए डी सही आंसर होगा, यानी बदबूदार होता है, इसका बदबू आता है जिससे सुगंध से ही आदमी को पता चल जाता है क्या है, गाढ़ा और गहरे रंग का तेल। ठीक है, पेट्रोलियम विभिन्न हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, इस मानिए हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है। इनके खनिज तेल या कच्चा तेल अथवा काला, माने इसको जो हम लोग कहते हैं पेट्रोलियम को हम लोग क्या कहते हैं? खनिज तेल भी कहते हैं, कच्चा तेल भी कहते हैं, या इसको काला सोना भी कहा जाता है। ठीक है ना। पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों, यानी जो भी उसमें फॉसिल्स होते हैं जीवाश्म से होता है, और यह बदबूदार गाढ़ा एवं गहरे रंग का एक लिक्विड पदार्थ होता है, यानी तरल पदार्थ होता है। कच्चे पेट्रोलियम को प्रभावी आसवन विधि द्वारा, याद रखना है, जो भी कच्चा पेट्रोलियम होता है उसको प्रभावी आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। याद रखना है किसके द्वारा? प्रभावी आसवन विधि द्वारा इसको शुद्ध किया जाता है। पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पादों को पेट्रोलियम उत्पाद कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के समय मृदा में निम्नलिखित में से कौन उत्पादित नहीं होता है? याद रखना है, नहीं होता है। ठीक है, जल, पोषक तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ ऑक्सीजन, यानी कार्बन पदार्थ के, यानी कार्बनिक जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, ऑर्गेनिक पदार्थ के होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के साथ मिट्टी में ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं होता है। ऑक्सीजन पारदर्शक, रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन एवं वायु से भरी गैस होता है। ऑक्सीजन को प्राण वायु भी कहा जाता है ना। बिना ऑक्सीजन का जिंदा रहना मुश्किल है, इसलिए इसको प्राण वायु भी कहा जाता है। इसकी प्रारंभिक खोज, यानी इसको जो भी प्रारंभिक खोज C.W. सीले, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? C.W. सीले तथा जे प्रिस्टले, है ना, प्रिस्टले ने की थी। आयतन के अनुसार, यानी इसमें आयतन के अनुसार वायु में जो होता है लगभग क्या होता है 21%, यानी 20.29 दिया हुआ है ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती, यानी ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलता है। ठीक है, किंतु यह दूसरे पदार्थों को जलाने में सहायक होता है, यानी दूसरे पदार्थ को जलाने में ये सहायक होता है। द्रव ऑक्सीजन का जो गलनांक होता है वो होता है कितना होता है? 183 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यहाँ देखना होगा कि ऑक्सीजन जो होता है लगभग 21%, यानी 20.9 है ना, 20.96% होता है ऑक्सीजन, लगभग 21%। आगे देखिए, कहता है कि किसी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में ही विशिष्ट उपस्थिति की पारिस्थितिकीय अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, संकटग्रस्त या फिर पैंडेमिक या फिर, है ना, संधारणीय या फिर एंडेमिक। ठीक है, तो याद रखना है इस प्रश्न का सही आंसर होगा एंडेमिक, यानी डी सही आंसर होगा। महामारी विज्ञान में एक संक्रमण के किसी विशिष्ट आबादी क्षेत्र में होने की स्थिति एंडेमिक कहलाती है। इसका नियंत्रण किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के आधार स्तर पर होता है, न कि किसी बाहरी हस्तक्षेप से। अर्थात वह रोग जो किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में अस्थायी तौर पर रहता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्थानिक कहलाता है। ठीक है, जैसे ब्रिटेन में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स बोलते हैं। ब्रिटेन में क्या बोला जाता है? चिकन पॉक्स एंडेमिक है, लेकिन मलेरिया नहीं है।
अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भौम जल स्तर यानी ग्राउंड वाटर जो होता है भौम जल स्तर को कम नहीं करता है। ठीक है, अपर्याप्त वर्षा या फिर बढ़ती बर्फबारी या नलकूपों की बढ़ती संख्या या बढ़ता वनोन्मूलन। तो यहाँ पर नहीं करता है क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें क्या होगा, मेरा बी सही आंसर होगा। ठीक है, यानी बढ़ती बर्फबारी। बढ़ती बर्फबारी ग्राउंड वाटर यानी भौम जल स्तर को कम नहीं करती है, बल्कि बर्फबारी से भौम जल स्तर की वृद्धि होती है। जो भी बर्फबारी होता है उसमें ग्राउंड वाटर बढ़ता है। ठीक है, अपर्याप्त या कम वर्षा, नलकूपों की बढ़ती संख्या तथा बढ़ता वनोन्मूलन यानी वन विनाश ग्राउंड वाटर को क्या करता है, यानी कम करने का सबसे मुख्य कारण होता है। यानी बी को छोड़कर सभी मुख्य कारण होते हैं। यहाँ आंसर क्या होगा, बी होगा। आगे देखिए, जैव निम्नीकरण है ना, जैव निम्नीकरणीय ठोस अपशिष्ट फेंकने के लिए है ना, यानी जो भी होता है जैव निम्नीकरणीय ठोस अपशिष्ट जो पदार्थ होता है फेंकने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, ए रंग की कचरेदान का उपयोग में लेते हैं। यानी ए रंग का क्या होता है, कचरेदान होता है, कूड़ेदान होता है का उपयोग करते हैं। जबकि पुनः चक्रीय करने योग्य अपशिष्ट बी रंग के कचरेदान में फेंके जाते हैं। ए एवं बी की यहाँ हमको पहचानना है क्या है। देखिए, ए नीला, बी हरा, यानी फिर कहता है कि ए हरा, बी काला, और ए कहता है कि ए नीला यानी ब्लू और बी जो होता है ब्लैक काला होता है, और ए ग्रीन हरा और बी जो होता है यहाँ नीला होता है यानी ब्लू होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर जो होना चाहिए डी होगा, यानी जैव निम्नीकरणीय ठोस अपशिष्ट को फेंकने के लिए हरे रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करते हैं। याद रखना है, किस रंग का, हरे रंग के कूड़ेदान का प्रयोग करते हैं, जिसे प्रश्न में ए रंग के रूप में चिन्हित किया गया है ना। जबकि पुनः चक्रित या फिर रिसाइक्लिंग जिसको कहते हैं, जिनकी पुनः प्राप्ति कर सकते हैं, करने योग्य अपशिष्ट को हम लोग क्या करते हैं, नीले रंग के कूड़ेदान में फेंके जाते हैं, जिसे बी रंग से चिन्हित किया गया है। देखिए, हरियाणा टेट का क्वेश्चन है। आगे देखिए, कहता है कि एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए, खाद्य जाल या फिर खाद्य नेटवर्क या फिर जैव भार का पिरामिड या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, पौष्टिकता का स्तर। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ होगा ए, यानी एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल यानी फूड वेव कहलाती है। पारितंत्र में अनेक परस्पर खाद्य श्रृंखलाएं हो सकती है, अर्थात एक खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का संबंध दूसरी खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों से होता है। इस प्रकार अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के परस्पर संबंध को खाद्य जाल कहते हैं। यानी यहाँ पर कहता है कि खाद्य जाल में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक दिशीय यानी वन डायरेक्शनल न होकर के बहुदिशीय यानी मल्टी डायरेक्शनल होता है, चारों दिशाओं में होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के जैविक संगठक है, उसको चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, क्लोरोफिल, पल्लवक या फिर सूर्य का प्रकाश या सॉइल यानी मृदा। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पल्लवक, यानी पल्लवक पारिस्थितिक तंत्र का जैविक संगठक है। पल्लवक का यहाँ अर्थ जान लीजिए क्या होता है, यानी पल्लवक का अर्थ है तैरने वाला या फिर तैराक, है ना। वे सभी प्राणी या वनस्पति जो जल में तथा जल तरंगों में जलधारा के साथ वह प्रवाहित होता है, यानी जल के साथ वह बहता है, पल्लवक कहलाता है। पल्लवकों की गति के लिए चलन अंग बहुत कम विकसित होते हैं, यानी मूवमेंट के लिए बहुत कम अंग उसके विकसित होते हैं, या उनका पूर्णतः अभाव ही देखा जाता है। जैसे मछली के शिशु में पल्लवक होते हैं, यानी मछली का जो छोटा मछली होता है, मेढक का भी छोटा जो बच्चा होता है, उसमें इस तरह को हम लोग देखते हैं। आगे देखिए, पारिस्थितिक तंत्र की सबसे छोटी यूनिट यानी सबसे छोटी इकाई कौन है। देखिए, यहाँ पर कहता है कि आयनोस्फेयर या फिर लिथोस्फेयर या फिर बायोस्फेयर या फिर मेजोस्फेयर। तो इसका सही आंसर सी होगा, बायोस्फेयर, यानी पारिस्थितिक तंत्र की सबसे छोटी इकाई को बायोस्फेयर कहते हैं। बायोस्फेयर या जिसको हम लोग जैव मंडल कहते हैं, यानी जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग होता है जहाँ जीवन संभव है, अर्थात जैव मंडल वह क्षेत्र या स्थान है जहाँ जैविक तथा अजैविक मंडलों की पारस्परिक क्रियाएं जो होते रहती है या पारस्परिक क्रियाएं होती है। जैव मंडल को इकोस्फेयर, है ना, इकोस्फेयर भी कहते हैं। आगे देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का घटक है। देखिए, सामाजिक एवं आर्थिक
प्राकृतिक, सांस्कृतिक या उपरोक्त में से सभी। आसान प्रश्न, सब इसका आंसर होगा, यानी सभी होगा ये, ठीक है। यानी पर्यावरण के यहाँ दो घटक, जिसको हम लोग जैव घटक और अजैव घटक कहते हैं। तो जैव घटक के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण सम्मिलित होते हैं, यानी जो भी नेचुरल इन्वायरमेंट है, प्राकृतिक पर्यावरण है, उसको शामिल किया जाता है। जबकि अजैव घटक के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण से संबंधित जो होता है उस यदि पर्यावरण में शामिल किया जाता है। सामाजिक पर्यावरण के अंतर्गत सांस्कृतिक मूल्यों एवं मान्यताओं तथा आर्थिक व सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत राजनीतिक व धार्मिक संस्थाएं या फिर संगठन आदि को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। ऑप्शन देखिए यहाँ पर, नाइट्रोजन चक्र या फिर कार्बन चक्र या सल्फर चक्र या फास्फोरस चक्र। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ डी, फास्फोरस चक्र। यानी फास्फोरस चक्र पारिस्थितिक तंत्र का गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है, बल्कि यह एक अवसाद भूचक्र है। क्या है ये? अवसाद भूचक्र है। फास्फोरस चक्र के अंतर्गत फास्फोरस को पौधे मिट्टी से अपनी जड़ों द्वारा अर्थ है ना, अर्थ माने क्या कहते हैं, फॉस्फेट को याद रखना है, आर्थोफॉस्फेट के रूप में उसको ग्रहण करते हैं और इसे अपने जीवभार यानी जो भी उसका होता है बायोमास में सम्मिलित कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन से तथा मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली रासायनिक उर्वरक से होता है। यहाँ एक वर्ड आया अपक्षय और दूसरा आता है अपर्दन। तो इसका मतलब समझिए, अपक्षय का मतलब होता है कि कोई भी चट्टान, ठीक है, जब टूटता है और टूट फूट करके उस जगह पर गिर जाता है यानी मिट्टी में मिल जाता है, तब उसको हम लोग अपक्षय कहते हैं। लेकिन वही चट्टान का टूटा हुआ भाग जब माने वायु, नदी यानी जल, वायु या माने हिमानी के द्वारा जब वो अपर्दित होता है, यानी अपर्दन मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर वायु के द्वारा, पानी के द्वारा ढो के लिया जाता है, तब उसको हम लोग कहते हैं वो अपर्दित हुआ यानी अपर्दन हुआ, ठीक है। यानी टूट फूट कर होना अपक्षय कहलाता है और उस टूटा हुआ चीज़ को उस स्थान से वायु या जल के द्वारा दूसरे जगह ले जाया जाना, यानी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्दन कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, कहता है कि निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, उत्पादक है ना, उपभोक्ता, अपघटक। दूसरा कहता है कि उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता। तीसरा है अपघटक, डिकम्पोजर यानी और फिर क्या है, उपभोक्ता या उत्पादक। फिर उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर यहाँ ए होगा। यानी उत्पादक तब होता है, तब उसको उपभोग किया जाता है, फिर उसको अपघटित किया जाता है। यानी सबसे पहले ए होगा यहाँ इसका सही आंसर। यानी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की प्रवाह का क्रम जो हम लोग देखते हैं, पहले क्या है, उत्पादक है, उपभोक्ता है, फिर अपघटक होता है। सभी पौधे व जीव जंतु जीवमंडल में जैविक घटक के रूप में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? जैविक घटक के रूप में। हरे पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। तथा वे जीव जो भोजन के लिए पौधे द्वारा बनाए भोजन पर निर्भर रहते हैं, किसके द्वारा, पौधे द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर रहते हैं, तब हम लोग उसको उपभोक्ता की श्रेणी में लाते हैं, ठीक है। उत्पादक व उपभोक्ताओं के मृत शरीरों को सरल यौगिकों में अपघटित करने वाले अब को क्या कहते हैं, अपघटक कहलाता है। क्या कहलाता है? अपघटक कहलाता है। यानी सरल यौगिक में जो उसको अपघटित कर देता है, तब उसको हम लोग अपघटक कहते हैं। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह वन डायरेक्शनल होता है, यानी एक दिशीय होता है, ठीक है, वन डायरेक्शनल होता है। अगला प्रश्न कहता है कि WWF से आशय है, यानी WWF से क्या आशय है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी वर्ल्ड वाइड फंड या फिर वर्ल्ड वार फंड या फिर वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, और तीसरा है, चौथा है वर्ल्ड वाच फंड। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर होगा WWF से, यहाँ मतलब जो होगा सी आंसर होगा वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, ठीक है। यहाँ पर होगा WWF से आशय, यानी यहाँ विश्व, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, जो विश्व वन्य जीव कोष जिसको हम लोग कहते हैं से होता है। इस संस्था की स्थापना इम्पॉर्टेंट है 1961 में जाने माने है ना प्रकृतिविद पीटर स्टॉक ने
अन्य लोगों के साथ मिलकर यानी अपने सहयोगों के साथ मिलकर इसकी स्थापना किया था। ठीक है, इस संगठन का जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय है ग्लैंड यानी स्विट्जरलैंड में है। इस संगठन का जो मस्कट होता है यानी उसका शुभंकर जो है क्या होता है, ज्वाइंट पांडा है। ठीक है, क्या है, ज्वाइंट पांडा। देखिए ज्वाइंट पांडा कैसे होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है घास भूमि के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं यानी कौन होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, जीवाणु या फिर मांसाहारी या शाकाहारी। तो इस प्रश्न का आंसर यहाँ होगा बी यानी मांसाहारी। घास भूमि क्षेत्र या घास स्थलीय पारितंत्र की श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। घास भूमि क्षेत्र में जीवधारियों का जो इस प्रकार क्रम है इसको हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए सबसे नीचे घास है ना, टिड्डा, फिर है मेढक, सांप, गिद्ध या बाज। तो इसमें हम लोग देखते हैं घास मेरा प्राथमिक है ना उत्पादक होता है, टिड्डा होता है प्राथमिक उपभोक्ता, मेढक द्वितीयक उपभोक्ता, सांप जो होता है शीर्ष पर या बाज जो होता है तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं जो शीर्ष पर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है। देखिए एटीपी, सूर्य प्रकाश, है ना, डीएनए या फिर आरएनए। तो स्पष्ट है इसका सही आंसर बी होगा यानी सूर्य प्रकाश। पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है सूर्य का प्रकाश होता है। पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की क्रियाशील इकाई है जहाँ जीवधारी आपस में तथा भौतिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। सूर्य का प्रकाश पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है, इसलिए सूर्य ऊर्जा को यानी इस प्रकार हम लोग जो बोलते हैं ना कि सूर्य ऊर्जा को पारिस्थितिक तंत्र का प्रेरक बल कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल या अजैविक घटक, है ना, जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है ना, प्रोटीन, मृदा, कवक या फिर फास्फोरस। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर कवक, यानी कवक जो होता है जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। यह जैविक घटक का अपघटक के अंतर्गत आता है, यानी जैविक घटक की जो अपघटक होता है डिकम्पोजर होता है उसके अंतर्गत आता है। अपघटक परपोषी जीव होता है। ठीक है, जिनमें प्रमुख रूप से बैक्टीरिया तथा कवक होते हैं। ये पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है ना, मृदा यानी प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस अजैविक घटकों की श्रेणी में आते हैं। अजैविक घटकों से अभिप्राय ऐसे भौतिक व रासायनिक कारकों से है जो जीवों की वृद्धि, विकास, स्वास्थ्य आदि को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। ठीक है, वन, तालाब, बगीचा, झील। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा सी बगीचा, यानी यहाँ कहता है कि बगीचा प्राकृतिक पारितंत्र से संबंधित नहीं है, जबकि वन, तालाब, झील प्राकृतिक पारितंत्र से संबंधित होता है। पारितंत्र शब्द की रचना जो होता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राय क्लेपहम ने की थी, राय क्लेपहम ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, फास्फोरस चक्र, है ना, अप्रायिक होता है, यानी फास्फोरस जो चक्र होता है वो अप्रायिक होता है क्योंकि यह पूर्ण रूपेण होता है। क्या होता है पूर्ण रूपेण? जलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंदर या फिर स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंदर या अवसादी या फिर गैसीय। तो इसका सही आंसर सी होगा, अवसादी, यानी फास्फोरस चक्र अवसादी चक्र है। अवसादी चक्र के अंतर्गत शैलों का निर्माण, उनके विघटन एवं वियोजन, अवसादों के निक्षेपण तथा पुनः निर्माण की समस्त प्रक्रिया को तथा इसमें जो होने वाली जो भी गतिविधि है यानी क्रियाविधि को शामिल किया जाता है। फास्फोरस चक्र में पौधे फास्फोरस को मिट्टी से अपने जड़ों द्वारा, है ना, आर्थोफॉस्फोरस के रूप में, याद रखना है किसके रूप में, आर्थोफॉस्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं, आर्थोफॉस्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं और अपने जीवभार में सम्मिलित लेते हैं। ठीक है, सम्मिलित कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैव कारक नहीं है। सूर्य का प्रकाश, जल, अपघटक या फिर ताप। तो इसका सही आंसर होगा सी अपघटक, यानी अजैव कारक नहीं है। सूर्य का प्रकाश, जल, ताप अजैव कारकों की श्रेणी में आते हैं। अपघटक परपोषी जैविक घटक है। इनमें मुख्य रूप से जीवाणु व कवक आदि आते हैं। ये पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। ये मृत उत्पादक व उपभोक्ता का अपघटन कर, है ना, उन्हें जैविक तत्वों में बदल देते हैं यानी परिवर्तित कर देते हैं। आगे देखिए, कहता है कि निम्नलिखित देशों में से किसकी जैविक विविधता सर्वाधिक है।
यानी किसकी जैविक विविधता जो है सर्वाधिक है? ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, रूस या फिर भारत? तो स्पष्ट है, इसका सही आंसर ए होगा, यानी ब्राज़ील। ब्राज़ील की जैव विविधता सर्वाधिक है। किसी निश्चित प्राकृतिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की अनेक प्रजातियां की विविधता व संख्या को उस स्थान विशेष की जैव विविधता कहते हैं। ब्राज़ील का अमेज़न वर्षा वन दुनिया का सबसे ज़्यादा जैव विविधता के लिए जाना जाता है। साथ ही यह वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों की विविधता को दर्शाता है। ब्राज़ील में विभिन्न प्रकार के पौधे व पशुओं की कुल संख्या 4 मिलियन से भी अधिक है। ठीक है, अगला देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जैव विविधता अधिकतम होगी? शीतोष्ण वर्षा वन, टैगा या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन या फिर मैंग्रोव? तो इसका सही आंसर सी होगा। क्लियर है? ठीक है, कहता है कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता मिलती है, क्योंकि यहाँ जलवायुीय दशाएं तथा ऊर्जा प्राप्ति की अधिकता अनुकूल होने के कारण जीव जंतुओं, प्राणियों, वनस्पतियों का विकास संसार के अन्य भूभागों से अधिक हुआ है। ठीक है, इसलिए इन क्षेत्रों को जैव विविधता का भंडार भी कहा जाता है। यहाँ संसार की 50% से अधिक प्रजातियाँ वनस्पतियाँ मौजूद हैं। संसार की सर्वाधिक महाजैव विविधता वाले 18 देश उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ही स्थित हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में हम लोग देखते हैं, कहता है कि सुमिलित करना है, यानी कॉलम यानी सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। तो सूची 1 के नीचे देखिए, कहता है अल्ट्रावायलेट रे, परावैंगनिक किरणें, फिर जैव अपघटनीय कार्बनिक पदार्थ, और सी में है डीडीटी, और चौथा है फास्फेट में। ठीक है, और सूची बी में देखिए जैव आवर्धन, सुपोषण, हिमांधता, या और चौथा में है बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो सूची ए का देखिए, परावैंगनिक किरणें का होगा हिमांधता, यानी ए का तीसरा। ठीक है, और फिर कहता है बी में, कहता है जैव अपघटनीय कार्बनिक पदार्थ, तो इसको मिलाएंगे तो ये बीओडी होगा, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। उसी तरह डीडीटी है, तो डीडीटी में इसका आंसर होगा जैव आवर्धन, और डी में है फॉस्फेट, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर सुपोषण। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका आंसर सी होगा। ठीक है, क्या होगा? सी होगा। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं यहाँ पर परावैंगनिक किरणें क्या है। परावैंगनिक किरणें सूर्य से निकलने वाली ये किरणें धरातल के समीप पहुंचकर तापमान को, यानी पृथ्वी के जो है ना वायुमंडल के तापमान को क्या करती है? बढ़ा देती है, जिसके प्रभाव में आकर हिमनद यानी जो भी ग्लेशियर है पिघलने लगते हैं, और यह घटना क्या कहलाता है? हिमांधता कहलाता है, यानी ग्लेशियर का पिघलना यानी बर्फ़ का पिघलना हिमांधता कहलाता है। और ये परावैंगनिक किरणें के कारण होता है, क्योंकि परावैंगनिक किरणें के आने से टेम्परेचर तापमान बढ़ जाता है। आगे देखिए, कहता है जैव अपघटनीय कार्बनिक पदार्थ, यह क्या है? किसी नदी के प्रदूषण का स्तर, यानी जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है में मापा जाता है, बीओडी में मापा जाता है। यह ऑक्सीजन की उस मात्रा को दर्शाता है जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है। फिर देखते हैं आगे डीडीटी, यानी होता है ये डाइक्लोरोडाइफिनाइल, है ना, ट्राइक्लोरोइथेन, एक अजैव निम्नीकरण प्रदूषण है, जिसका प्रयोग मुख्यतः एक कीटनाशक के रूप में किया जाता है। अकार्बनिक रासायन में फास्फोरिक अम्ल तथा क्षारों की क्रिया से जो लवण बनता है, यानी क्षार की क्रिया से जो लवण बनता है, वे फॉस्फेट कहलाते हैं। इसका पर्यावरणीय कार्यों में बहुत ही महत्व होता है। ठीक है, आगे देखिए, कहता है कि पर्यावरण के संदर्भ में किसी जलाशय को पोषक तत्वों से समृद्ध करना सुपोषण कहलाता है, यानी जलाशय के जो पोषक तत्वों को समृद्ध करना सुपोषण कहलाता है। सुपोषण की प्रक्रिया में जलाशय में पौधे व शैवाल का विकास होता है। क्या होता है? पौधे और शैवाल का विकास होता है। जल में बायोमास के बढ़ने से उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, यानी बायोमास बढ़ता है तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। सुपोषण प्रायः जलीय तंत्र में फास्फेट युक्त डिटर्जेंटों एवं उर्वरकों के मिलने के कारण उत्पन्न होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कितना विस्तार पूर्वक हम लोग इसको वर्णन किए। आगे देखिए, कहता है कि एक झील में द्वितीयक पोषण स्तर होता है, यानी एक झील में द्वितीयक, सेकेंड में होता है ना, द्वितीय पोषण स्तर क्या होता है? कवक, है ना, नितलक जिसको हम लोग बेंथास कहते हैं, या फिर
जंतु पलवक या फिर पादप पलवक? तो इसका आंसर होगा पादप पलवक। यानी पादप पलवक यानी फाइटो, इसको प्लैंकटन कहते हैं, किसी झील से द्वितीय पोषण स्तर पर होता है। ठीक है, इन्हें सागर के सूक्ष्म पौधे भी कहा जाता है। किसको क्या कहता है? पादप पलवक को सागर का सूक्ष्म पौधा भी कहा जाता है। पादप पलवक सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही सागर में फलते फूलते रहते हैं। पादप पलवक जलीय पारितंत्र को संतुलित रखने के लिए में यह सहायता करता है। साथ ही ये मछलियों जैसे घोंघा है ना तथा जेलीफिश के लिए बड़ी मात्रा में भोजन भी उपलब्ध कराता है। अगला देखिए, प्रश्न कहता है कि असत्य कथन को चुनना है, यानी इसमें जो दिया गया कथन है गलत कौन है, इसको चुनना है। ऑप्शन में देखिए, पारितंत्र के विभिन्न घटक अन्योनाश्रित होते हैं, यानी दोनों में क्या होते हैं? अन्योनाश्रित होते हैं। ऊर्जा के ह्रास में पारितंत्र में पोषक स्तरों की संख्या को सीमित करता है। और सी में है ओजोन क्षरण, यानी का है ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का मुख्य योगदान है। और डी में है मानव क्रियाकलापों द्वारा उत्पन्न कचरा सदैव जैव निम्नीकरणीय है। तो यहाँ कौन सा कथन जो है यहाँ गलत है, उसको चुनना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं डी इसका आंसर होगा, यानी मानव क्रियाकलापों द्वारा उत्पन्न कचरा सदैव जैव निम्नीकरण होता है, जो गलत है। यानी मानव क्रियाकलापों द्वारा उत्पन्न कचरा सदैव जैव निम्नीकरण नहीं होता है। मानवीय क्रियाकलापों द्वारा उत्पन्न कचरा जैसे प्लास्टिक, रेडियो एक्टिव पदार्थ, ई कचरा है ना, जिसमें हम लोग आता है मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, फ्रिज आदि जैव निम्नीकरण के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, इसमें अगला प्रश्न फिर देखिए, कहता है कि एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? ऑप्शन देखिए, अपघटक, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता। तो इसमें इसका आंसर होगा उत्पादक। ठीक है, यानी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में सर्वाधिक संख्या में उत्पादक होते हैं। उत्पादक मुख्य रूप से स्वयं पोषित हरे पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो होता है अपना भोजन बनाते हैं। स्थलीय स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत वनीय पारितंत्र, घास पारितंत्र एवं मरुस्थलीय पारितंत्र इत्यादि सभी आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रमुख संसाधन जो स्थल पर जीवन का निर्धारण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यानी प्रमुख संसाधन ऐसा कौन है जो स्थल पर जीवन का निर्धारण करता है? मृदा की प्रकृति, जल, तापक्रम या फिर मृदा का जो pH वैल्यू होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा यहाँ जल। यानी जल एक प्रमुख प्राकृतिक संसाधन है जो स्थल पर जीवन का निर्धारण करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह बात सिद्ध हो चुकी है कि सभ्यता के विकास उन्हीं क्षेत्रों में सबसे अधिक हुआ है जहां जल की प्रचुर मात्रा उपलब्ध थी। इसीलिए आप देख सकते हैं पुराना नगर जो भी है वह नदी के किनारे जल जहां उपलब्ध था उसी में ही सबसे पहले विकास हुआ। ठीक है, यानी उसी से आप बड़े बड़े नगर का भी आप देख सकते हैं, बड़े बड़े नगर जो शहर है नदी के किनारे ही विकसित हुए हैं, यानी जल की सुविधा इसका। ठीक है, चलिए दोस्तों, अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और उस वीडियो को आप देख सकें। ओके, बाय।